नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ ही इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय हलचल क्या कुछ मच रही है। अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश पर होगी हमारा खास फोकस, साथ ही एसआईआर प्रक्रिया पर भी होगी खास बातचीत। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबरों से, यानी कि बिग न्यूज हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रीय विकास से संबंधित अहम मुद्दों पर होगा मंथन। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन विशेष परीक्षण का काम पूरा। 2,89,00,000 मतदाता के कटेंगे नाम। 31 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई जारी। राजस्थान के चौमू में बवाल के बाद सामान्य हुए हालात। पुलिस की ड्रोन की मदद से निगरानी। 125 उपद्रवियों को लिया हिरासत में। मोबाइल इंटरनेट फिलहाल बंद। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर जारी झड़पों को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम के नए समझौते पर किए हस्ताक्षर। जुलाई की झड़प के बाद बंदी बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिक होंगे रिहा। एशेज सीरीज में इंग्लैंड की धमाकेदार जीत। 4 विकेट से मेलबर्न टेस्ट को 2 दिन में किया अपने नाम। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 2011 के बाद मिली पहली टेस्ट जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर आधारित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 26 से 28 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। ये सम्मेलन भारत की जनसंख्या को केवल जनसांख्यिकी के लाभांश के रूप में देखने के बजाय नागरिकों को मानव पूंजी के रूप में स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई का आधार तैयार करेगा। इसके लिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, कौशल विकास पहलों को आगे बढ़ाने और देश भर में भविष्य के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए ठोस रणनीतियां विकसित की जाएंगी। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित ये सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जहां केंद्र और राज्य भारत की मानव पूंजी क्षमता को अधिकतम करने तथा समावेशी भविष्य के लिए तैयार विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करते हैं। और अब बात यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कल रात 12 बजे एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई। तय समय तक फॉर्म जमा न करने वाले 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इनमें स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार अभी मतदाता सूची में 15,44,00,000 नाम हैं और इसमें से अब 2,89,00,000 नाम काटे जाएंगे। वहीं 1,11,00,000 वोटरों को नोटिस भेजा जाएगा, जिनमें से फिर ये नाम कटेंगे और उनमें 1,26,00,000 लोग स्थानांतरित, 46,00,000 लोग मृत, 23,70,000 डुप्लीकेट, 83,73,000 अनुपस्थित व 9,57,000 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 31 दिसंबर से ही लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना, प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी।
बीते 11 दिसंबर को एसआईआर की तारीख दूसरी बार 2 हफ्ते बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई थी। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, उसको लेकर लगातार जो तमाम आंकड़े हैं वो यहां पर सामने आ रहे हैं। करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम यहां पर उन पर कटने की बारी आ गई है। ऐसे में आप अपना फॉर्म सही से जांच ले, इसको लेकर लगातार बात हो रही है। विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, यहाँ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की लगातार जो बात हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बढ़ रही है और एक बड़ी संख्या उन वोटर्स की है जिनका नाम यहाँ पर कटने जा रहा है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, और जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं इनके पीछे क्या कुछ है कहानी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन किए हुए हैं। जो तकरीबन जो लिस्ट आई है, जो पहले 2000 जो लिस्ट थी 15 करोड़ 44 लाख लोगों की लिस्ट थी, 12 करोड़ 55 लोगों की लिस्ट अब तैयार हुई है 26 तारीख तक, जब तक एसआईआर में फॉर्म भरने की डेट थी। अब इसकी अंतिम सूची 31 तारीख को जारी की जाएगी। ये अंतिम सूची नहीं होगी। सूची जारी करने के बाद अगले 1 माह तक यानी 30 जनवरी तक इस पे आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और अपना नाम जोड़ने के लिए अपील की जा सकती है। और इसके बाद 28 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद। तो कुल मिला के हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से चले गए। इसके बाद लगभग अगर 2003 की सूची की बात करते हैं तो उसमें 91% लोगों का मिलान हो पाया है। जिन लोगों का मिलान अभी नहीं हो पाया है, उन लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे कि आखिर उन लोगों के मिलान क्यों नहीं हो पाए हैं। तो एक बड़ी संख्या है ये, तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख लोग जो सूची से नाम कटेंगे। तो इसके मद्देनजर हमने देखा था कि 15 दिन की डेट भी बढ़ाई गई थी, जिनमें 2 लाख लोगों को इन 15 दिनों में नाम जोड़ा गया है। और अगले 1 माह तक यानी सूची जारी होने के बाद 31 दिसंबर के बाद लोग इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि तकरीबन 1 करोड़ 26 लाख लोग उत्तर प्रदेश से चले गए और काफी बड़ी संख्या में लोग इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ ऐसे नाम थे जिनके मिलान नहीं हो सके। तो इन सभी को मिलाकर ये संख्या 2 करोड़ 89 लाख होती है। और कहीं ना कहीं ये बात दर्शाती है कि एसआईआर कितना जरूरी था उत्तर प्रदेश में। हमने देखा था कि तमाम सारी राजनीतिक दल भी बीएलओ के साथ में काम करते रहे, लगातार सूची पर उन्होंने बनवाने में मदद की, अपने मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन आयोग ने भी लगातार बैठक की बीच बीच में और हर राजनीतिक दल से सहयोग की अपील की उन्होंने। और अब जब एसआईआर में गणना का काम खत्म हो चुका है, इसके बाद अब लोग आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं सूची जारी होने के बाद। इसके बाद 28 फरवरी को जो सूची जारी होगी, ये समझ लीजिए दशकों के इंतजार के बाद एक शुद्ध सूची जारी होगी, क्योंकि इससे पहले ये काम किया नहीं गया था। डुप्लीकेट वोटर हो बड़ी संख्या में पाए गए यहाँ पर, कई कई जगह जिन लोगों के नाम दर्ज होते थे। यही सब कारण थे कि जब भी मतदान होता था तमाम सारे लोग पोलिंग बूथ पे नजर आते थे, जिनके नाम नहीं होते थे, जो वाजिब होने चाहिए थे। गैर वाजिब लोग कई जगह वोट डाल देते थे। हमेशा कई इसकी शिकायत मिलती रहती थी। लेकिन एसआईआर होने के बाद, इस पुनरीक्षण अभियान के बाद अब जो सूची तैयार होगी, ये सही मायने में लोकतंत्र में जो वोट डालने का अधिकार होता है एक मतदाता का, वो उससे अपना हक मिलेगा, असली हक मिलेगा। क्योंकि गहनता के साथ इसमें काम किया गया है, लगातार दिन रात कर्मचारियों ने इसमें बिल्कुल। मेहनत की विकास, है। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कटने की बात यहाँ पर साफ हो गई है। साथ ही ये बात भी है कि आप आपत्तियां अपनी दर्ज करा सकते हैं, नोटिस भेजा जाएगा। कैसे वो प्रक्रिया मुमकिन होगी? और यहाँ पर सरकार की तरफ से भी यहाँ पर एक निर्देश आया है कि भी ज्यादा से ज्यादा आप फॉर्म भरें और अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं। अगर आपका नाम गलत कटा है तो उसको लेकर एक क्लैरिटी है वो होनी चाहिए। कैसे उस प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर आमजन आगे बढ़ सकते हैं? आम जन के लिए ये निर्वाचन आयोग के द्वारा आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, या आप स्वयं जाएं निर्वाचन कार्यालय जाएं, जिला स्तर पर स्थानीय स्तर पर जो बनाए गए हैं वहां पर आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद निर्वाचन आयोग उसके लिए निस्तारण का पूरा समय रखा है उसने। उसके बाद उसकी जांच होगी और उनका नाम जोड़ा जाएगा। तमाम सारे लोग ऐसे हैं और उनमें सबसे बड़ी बात है कि जो 91% वोट पाए गए हैं और तकरीबन जो 9% लोग नहीं मिलान हुआ है 2003 की सूची से, उन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस के आधार पर वो लोग अगर जवाब दाखिल करेंगे तो उन लोगों के नाम जोड़े जाएंगे।
ये सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से 31 तारीख को एक जो सूची जारी की जाएगी 31 दिसंबर को, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा, लोग उससे अपनी सूची का मिलान कर सकते हैं कि आखिर उनका नाम क्यों नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 9% लोगों के पास नोटिस भेजे जाएंगे जिन लोगों के नाम मिल नहीं पाए, सूची में मिलान नहीं हो पाया है, क्योंकि 91% तो काम पूरा हो गया था, 9% काम पूरा नहीं रह गया था। वो चीज स्पष्ट है कि 1,26,00,000 लोग यहाँ से चले गए जो लोग इस दुनिया में नहीं है, या जो डुप्लीकेट वोटर हैं उन लोगों के नाम तो कट ही जाएंगे, लेकिन उन लोगों के नाम जरूर जोड़ दिए जाएंगे जो लोग अभी अनुपस्थित पाए गए थे, वो लोग अपने नाम जुड़वा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए विकास। हमारे संवाददाता, किस तरह से इस वक्त जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रही है और यहाँ पर पहला चरण पूरा हो गया है। एक बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम कटने की यहाँ पर बारी सामने आया है, उसको लेकर जरूर यहाँ पर सबकी नजर है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट संदेश है, स्पष्ट निर्देश है। आप ऑनलाइन भी अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और विभिन्न माध्यमों के जरिए अगर आपका नाम कट रहा है तो आप दोबारा ऐड करा सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। दिल्ली की हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, जीरो एमिशन, शांत और आधुनिक सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती है स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और इस वक्त की अहम खबर कि कट्टरपंथ की ओर बढ़ता बांग्लादेश। एक छात्र आंदोलन ने शुरू हुआ बवाल आज बांग्लादेश के लिए नासूर बनता जा रहा है। बांग्लादेश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 2 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। हिंदू और ईसाइयों पर बांग्लादेश में टारगेटेड हमले हो रहे हैं। क्रिसमस के बाद 26 दिसंबर को बांग्लादेश के फरीदपुर में पॉपुलर सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट हिंसा की भेंट चढ़ गया। फरीदपुर में कॉन्सर्ट के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था, लेकिन तभी कट्टरपंथी भीड़ ने कॉन्सर्ट वाली जगह पर धावा बोल दिया। ईंट पत्थर चले, मंच पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इस दौरान माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो गया। इससे कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही रद्द करना पड़ा। अब बदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के लिए शुरू हुआ छात्र आंदोलन आज अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पिछले दिनों हिंदू दीपू दास को कट्टरपंथी भीड़ ने सड़क के बीच जलाकर हत्या कर दी। बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए निंदा की है। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान डॉक्टर स्मृति एस पटनायक, रिसर्च फेलो इट्सा, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड डे प्राइम में डॉक्टर स्मृति एस पटनायक। डॉक्टर पटनायक, सबसे पहले जो कल की घटना हुई, अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए आगे बात करें, जिस तरह की हिंसा हुई, जो कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ, क्या ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट कैंसिल करना था या साफ तौर पर यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि जो मौजूदा सरकार है उसके हाथ से अब स्थिति निकलती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और जमीनी अगर हकीकत देखें तो शायद इस पूरी घटना जो जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, अब इसको आप सरकार की विफलता कहेंगे, प्रशासनिक विफलता कहेंगे या कुछ और संकेत दे रहा है ये?
इसका दो चीज है। एक तो प्रशासनिक विफलता तो जरूर है, क्योंकि यूनुस के सरकार ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कोई भी पदक्षेप नहीं लिए हैं। उनके पास पुलिस है, उनके पास आर्मी है, फिर भी उन्होंने नाकाम रहे हैं जितना हिंसा हम लोग देखे हैं। और सेकंड चीज यहाँ पे एक है कि आप ये छात्र आंदोलन के बाद आप देखेंगे इस्लामिस्ट पॉलिटिकल फोर्स जो है वो अभी मतलब पूरा देश में एकदम उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जहां जाते हैं, जैसे म्यूजिक का बात किए, कंसर्ट का बात किए, कंसर्ट जनरली इस्लामिस्ट सोचते हैं कि म्यूजिक इस्लाम धर्म के अगेंस्ट में है, तो वो उसको हम देखे हैं। आप बात किए हिंदू माइनॉरिटीज का, उनके ऊपर अटैक, क्योंकि वो तो मुस्लिम नहीं है, तो उसके ऊपर जो अटैक था ज्यादातर बांग्लादेश में आप जो देख रहे हैं वो एक है कि कट्टरपंथी का वहां पे इमरजेंस है, बहुत स्ट्रांग है वो लोग, और यूनुस सरकार उनको ये हो सकता है कंट्रोल करना नहीं चाहती है, ये एक होता है कि नाकाम है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है दोनों का मिक्स है। सिर्फ एक हिंसा की निंदा करना क्या यहाँ पर काफी है? साथ ही जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे मौजूदा हालात में चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है, क्या निष्पक्ष चुनाव होना मुमकिन है मौजूदा हालात में? देखिए, सबको अभी वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे जितना जल्द हो सके उतना जल्द हो जाए। तो एक जो सरकार आएगी वो पीपल का चुने हुए सरकार, लोगों का चुने हुए सरकार होंगे, तो उनका कुछ लेजिटिमेसी होगा। तो इसीलिए सबको अभी वेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग भारत भी वेट कर रही है कि कब चुनाव होगा। तो इंटरिम सरकार जो है, जिनके कोई लेजिटिमेसी नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आए थे, तो लेजिटिमेट एक सरकार होगा। लेकिन ये भी एक प्रश्न रही है, आवामी लीग का बिना पार्टिसिपेशन में अगर कोई सरकार आएगी वो क्या लेजिटिमेट होगी? क्योंकि ये जो लेजिटिमेसी का जो सवाल उठ रही है, ये सवाल तो पहले भी यही सवाल था कि बीएनपी का बिना पार्टिसिपेशन में आवामी लीग जितना सारा चुनाव लड़ा था वो लेजिटिमेट नहीं थे। तो इसलिए वही सवाल अभी भी मतलब हम लोग यही देख रहे हैं कि अभी आवामी लीग को पार्टिसिपेशन के लिए कोई सब अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो एक तो चुनाव जरूरी है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी देगा, लेजिटिमेसी देगा, लेकिन लेजिटिमेसी प्रश्नविद रहेगा जब तक आवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप हसीना को नहीं करना है पार्टिसिपेशन, आप वो बोल सकते हैं, लेकिन पार्टी को कैसे बैन करेंगे? क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि सहमत थे जो पॉलिसी आवामी लीग का सरकार ने चुना था पिछले 17 साल में, तो उनका कोई नहीं है। तो जैसे मैं एक आवामी लीग वोटर हूँ, तो मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, फिर मैं किसको वोट दूं? वो सवाल रह जाती है। डॉक्टर पटनायक, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, और ये सिर्फ जो हमले हैं हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो भारतीय कलाकार वहाँ पर किसी वजह से गए थे कॉन्सर्ट्स के लिए, अपना नाम बदलकर अपनी जान बचाकर किसी तरह से भागे हैं। मॉब लिंचिंग, ये जो नई जो वहाँ पर शुरुआत हुई है, उसको एक नॉर्मलाइज करने का ट्रेंड जिस तरह से सरकार की तरफ से आ रहा है कि सिर्फ हिंसा करके अपना पत्ता छुड़वा लेना, कैसे आपको लगता है यहाँ पर कट्टरपंथ को लेकर जो बात हो रही है कि कट्टरपंथ की ओर यहाँ बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये बात सच होती भी साफ तौर पर नजर आ रही है? जी जी, क्योंकि कट्टरपंथी का आप म्यूजिक कंसर्ट का बात किए, उससे पहले अगर देखेंगे वुमेन फुटबॉल टीम जो था बांग्लादेशी, उनको खेलने के लिए नहीं दिया जाना, फिर बाद में प्रशासन के इंटरवेंशन ने उन्होंने टीम ने खेला। उसके बाद हम लोग ये देखे कि हिंदू लिंचिंग, हिंदू अटैक वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके बाद बाउल म्यूजिशियन जो है उनके ऊपर भी अटैक हम लोग देखे थे। उससे पहले एक जो सूफी सेंट टाइप के थे उनका दफना गए थे, उनको वहां से निकाल के उनको क्रिमेशन किए थे एक कट्टरपंथी लोग ने। तो हम लोग पूरा देश में ही देख रहे हैं कि चारों तरफ इस टाइप का एक्टिविटीज चल रहा है, जो कि मतलब इस्लाम के अगेंस्ट में उस टाइप का एक इम्प्रेशन दे रहा है। तो सरकार डेफिनेटली कंट्रोल नहीं करना चाहती है। सेकंड चीज है, बहुत सारे लोग का ओपिनियन है बांग्लादेश में भी कि सरकार को समर्थन जो है, समर्थन उनको जमात इस्लामी और इस्लामिस्ट से मिल रहा है। तो सरकार एक नाकाम रही है, उन्होंने कुछ करना नहीं चाहते, इसीलिए नहीं, ये भी हो सकता है कि नहीं करना चाह रहे कि अभी
मतलब ऐसा ना हो कि उनका खुद का इंटरिम सरकार गिर पड़े। तो इस टाइप का बहुत सारा चीज है, तो डेफिनेटली बांग्लादेश कट्टरपंथ के और बढ़ रही है। बिल्कुल। और डॉक्टर पटनायक, जिस तरह से सीमा पर इस वक्त हालात हैं, जो लगातार खबरें आ रही हैं, ऐसे में क्या कुछ स्टैंड यहाँ पर भारत के लिए किस तरह एक चिंता का आप देखती हैं कि पड़ोसी देश में अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, इस तरह के हालात हैं, बात करें इंटरिम गवर्नमेंट की या वहाँ पर मौजूद आम लोगों की सुरक्षा की बात करें, हिंदू अल्पसंख्यकों की बात करें, कैसे आप हमारा यहाँ पर भारत के लिए स्थिति देखती हैं? देखिए, हमारा जो बॉर्डर है 4000 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, और उस वो ज्यादातर पोरस बॉर्डर है, जहाँ पे कि आपको निगरानी रखना या कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी में हम भी देख रहे हैं जो कट्टरपंथी वहां पे बढ़ रहा है, जो हम उसका एक राइज देख रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं पाकिस्तान का जो आईएसआई है वहां पे एक्टिव है। तो हम लोग ऐसा ये पहले बार नहीं हो रहा है, हम पहले भी देखे हैं बांग्लादेश से बहुत कट्टरपंथी जो है उनका एक रहा है, जैसे बर्धमान ब्लास्ट एक मतलब एक एग्जाम्पल है। लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो सिक्योरिटी है, जो स्टेबिलिटी है, बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करता है। तो जरूर अगर पाकिस्तान वहां पे होगा तो ईस्टर्न साइड से जरूर डिस्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा। जो पोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर तो डेफिनेटली फैसिलिटेट करेगा कोई भी आदमी जो क्रॉस करके बॉर्डर आना चाहता है, भारत के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो उनके लिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है एक सॉफ्ट बॉर्डर है, जहाँ पे आपका मतलब अंदर आना, मतलब सब जगह पे आप निगरानी नहीं रख सकते। कुछ ऐसा एरिया है जहाँ आप रात में इस तरफ इंडिया की तरफ आ सकते। तो हम ये देखेंगे कि जैसे हम पहले देखे हैं हुजी का हरकतुल जिहाद इस्लामी, जो पहले एक दो अटैक अमेरिकन कंसुलेट के ऊपर अटैक हुआ था 2001-2 में, तो उसी टाइप का अटैक का संभावना है। हम पूरा रूल आउट नहीं कर सकते इस मतलब इस चीज को। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पटनायक। यहाँ पर भारत के लिए एक चुनौती है कि कैसे एक बेहद सतर्क कूटनीतिक अपना रुख बनाकर चले, और इस वक्त भारत भी पैरी नजर रखे हुआ है इस पूरी स्थिति पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पटनायक इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर इस वक्त जो मौजूदा सरकार है बांग्लादेश की, वो जो जमीनी हालात है उस पर किसी भी तरह के नियंत्रण करने की क्षमता उसमें बची भी नहीं नजर आ रही है। अगली खबर यहाँ पर बात रूस और रशिया संघर्ष की, यहाँ पर यूक्रेन और रशिया संघर्ष की, जिसमें यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष दिन प्रतिदिन और घातक रूप लेता हुआ दिख रहा है। रूस ने कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया है। शहर और आसपास के इलाकों में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई, और इस दौरान यूक्रेन की एयर डिफेंस यूनिट्स हरकत में आ गई थी। यूक्रेन वायुसेना ने कहा कि रूसी ड्रोन राजधानी और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों को निशाना बना रहे थे। कीव में अलर्ट जारी होने के लगभग 4 घंटे बाद भी हवाई हमले का अलर्ट लागू रहा। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच रविवार को फ्लोरिडा में होने वाली शांति बैठक की तैयारी चल रही थी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 4 साल से जारी ये संघर्ष अभी भी दूर दूर तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। बजाय इसके ये संघर्ष और भयावह रूप लेता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अमेरिका समेत कई देश इस संघर्ष को थामने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कीव पर हुए हमले की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल, 4 इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल और कई कालिब्र क्रूज मिसाइलें कीव पर दागी। इसके अलावा कई ड्रोन शहर और आसपास के इलाकों में भी देखे गए। वहीं एक बार फिर रूस के हमले में कीव से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ब्रावरी नामक शहर में बिजली गायब हो गई। कीव के महापौर विटाली क्लीचको ने लोगों को शेल्टर में रहने की सलाह दी है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने भी नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। तो यहाँ एक बार फिर कीव में सुनाई दिए जोरदार धमाके, जिस संघर्ष को रोकने की कोशिश में इस वक्त कई देश लगे हुए हैं, वो और भी बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होनी है, उससे पहले ये हमला हुआ है, ताबड़तोड़ मिसाइल दागे गए, और ऐसे में यहाँ पर यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले को लेकर चिंता और बढ़ गई है। तो कीव में सुनाई दिए जोरदार धमाकों की आवाज, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी यहां पर एक्टिवेट किया गया। रूस का ड्रोन और मिसाइलों से यहां पर हमला है।
तो जिस संघर्ष को रोकने में इस वक्त सभी जुटे हुए हैं वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। रविवार यानी कि कल ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होनी है, एक बार फिर शांति वार्ता पर बात होनी है, लेकिन सब बेकार। किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल यहां पर यूक्रेन पर दागी गई और हमले में स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइलों का भी प्रयोग हुआ, यानी कि काफी भयानक था ये हमला। कैलिब्र क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया रूस ने यूक्रेन पर। तो एक बार फिर रूस का अटैक यूक्रेन पर। ब्रावरी शहर में बिजली आपूर्ति ठप हुई, हमले से पूरा इलाका अंधेरे में है। ऐसे में लोगों को शेल्टर में जाने की सलाह दी जा रही है। कितना नुकसान हुआ है उसका लगातार आंकड़ा जारी है। फिलहाल कीव के मेयर ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। तो यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, धमाकों से दहल गई यूक्रेन की राजधानी और कई शहर। फिलहाल यूक्रेन का यह कहना है कि जो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो यूक्रेनी वायुसेना है, वो भी इस वक्त अलर्ट है और सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अखिलेश, सबसे पहले अगर हम इस वक्त की हालत की बात करें तो ये दोबारा जो अटैक हुआ है कितना ज्यादा ये घातक है, इस वक्त क्या कुछ संघर्ष को लेकर बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जो अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बहुत बड़ा हमला किया है रूस की तरफ से और यूक्रेन ने अपनी पूरी सेना को, खास करके एयरफोर्स को अलर्ट में रख दिया है। एयरफोर्स की जो है वो एयरफोर्स काफी सक्रिय है कि आगे कोई खतरा ना आ पाए रूस की तरफ से। और यूरोपियन यूनियन के नेताओं से भी बात की है इन्होंने, जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल उनकी बातचीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप को भी जेलेंस्की की तरफ से ये संदेश भेजा गया है कि बातचीत के पहले इस तरह का हमला रूस की तरफ से किया गया है कीव के अंदर। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत बड़ा कदम रूस की तरफ से है कि जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की परसों से बयान दे रहे थे कि 20 पॉइंट प्रोग्राम है जिसमें कि 90 प्रोग्राम पॉइंट पर एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और 10% प्रोग्राम पे 10 पॉइंट पे जो 10% है उस पे उनको एग्रीमेंट करना है। तो निश्चित तौर पे लग रहा था लोगों को कि कोई बड़ी अचीवमेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हासिल करनी है, लेकिन जब उसका उन्होंने विस्तार से बताया उसके बाद रूस की तरफ से एक बयान आया कि रूस को ये समझौते मंजूर नहीं है। तो जो स्थितियां पहले थी वही स्थितियां आज भी बरकरार है। अगर 10% या अगर चीजों पे समझौता होना है, इसका मतलब है कि वो 10% चीजें जो है तो रूस को मंजूर नहीं है और इसीलिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत रूस की तरफ से आक्रमण किया गया है ताकि जेलेंस्की जो है वो जेलेंस्की जो रूस के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है व्लादिमीर पुतिन के साथ, उस पर स्टिक करे, उसके आगे का कोई मसला न देखे। दूसरी बात रूस की तरफ से ये जो किया गया है उसका एक मतलब ये भी है कि देखिए जेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए और उनको सिक्योरिटी गारंटी किससे चाहिए? उनको यूरोप से सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, उनको अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, लेकिन वो रसिया को किसी भी तरीके की सिक्योरिटी गारंटी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो रूस की तरफ से एक चेतावनी है कि रसिया को इन्वॉल्व किए बगैर किसी तरह की सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को नहीं मिल सकती है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनके बीच में कई चीजों पे एक तरीके से सहमति है। दोनों चाहते कि यथाशीघ्र जो है ये संघर्ष खत्म हो और जो खास करके ट्रंप का तो यह भी कहना है कि जेलेंस्की को जो है यूक्रेन की कुछ टेरिटरी को रसिया को देना चाहिए जो रसिया मांग कर रहा है। तो निश्चित तौर पे अब कल जो बात होगी उस बातचीत के पहले यह जो स्थिति है, इस स्थिति ने ट्रंप को एक कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट दिया है ताकि वो जेलेंस्की को समझा सके कि अगर आप अभी नहीं मानते हैं तो आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खतरे हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी तरफ से कहा है कि हम ज्यादा सहयोग करने की स्थिति में नहीं है और आपके पास कुछ है नहीं कि आप अपना बचाव कर सकते हैं। जेलेंस्की रूस यूरोप में घूम घूम कर मांग करते हैं, लेकिन यूरोप भी कितने दिनों तक इस तरह की सहायता कर पाएगा यूक्रेन को, यह भी एक सवाल प्रश्न चिन्ह है। तो कल जो बातचीत होगी जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, उसके पहले रूस ने एक बड़ा कह सकते हैं कि बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर बड़ा संकेत तो मिल गया है ट्रंप को, लेकिन ऐसे में क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? क्योंकि रविवार को ये मीटिंग होनी है, कल ही मीटिंग होनी है,
जब रूस ने साफ कर दिया है अपना स्टैंड, ना पीछे हटेंगे, जो जमीन हमने ली है वो छोड़ेंगे भी नहीं और हमले भी जारी रखेंगे, यानी कि किसी भी तरह से रूस ने साफ कर दिया है कि वो ना पीछे हटेगा, ना झुकेगा और अपने टर्म्स पे ये शांति वार्ता करेगा। ऐसे में क्या कुछ ऑप्शंस यहां पर फिलहाल विकल्प बचते हैं जेलेंस्की के पास, यूक्रेन के पास, और इस बैठक में क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ किया है, जब जेलेंस्की का बयान आया कि वो 20 पॉइंट फार्मूला को लेकर अपने इनपुट के साथ जा रहे हैं ट्रंप के पास सामने, तो ट्रंप का एक बयान आया था। ट्रंप का बयान आया था कि वही होगा जो मैं अप्रूव करूंगा। मतलब जेलेंस्की अपनी तरफ से जो भी ले जा रहे हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम, उसको अभी तक ट्रंप का अप्रूवल नहीं है। अब ट्रंप का अप्रूवल नहीं है और उसके बीच में रूस ने एक बड़ा हमला किया है, तो निश्चित तौर पे ट्रंप जो है जेलेंस्की पर और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब जेलेंस्की ने एक बयान यहाँ पे दिया है कि वो एक रेफरेंडम कराना चाहते हैं कि जो यूक्रेन की टेरिटरी रूस को देनी है, कितनी देनी है, इस पे एक कह सकते हैं कि मतदान करवाएंगे पूरे देश में। तो यह एक और प्रोलॉन्ग करने की स्थिति बन गई कि इसको और लाना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कल जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बातचीत होगी, उसमें कोई बहुत बड़ा परिणाम निकल कर नहीं आने वाला लग रहा है। और उसके बाद सिक्योरिटी गारंटी पर भी ट्रंप अपनी तरफ से कुछ खास करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने यह भी कहा था कि जो भी सिक्योरिटी गारंटी हो उसमें भी रूस को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि रूस को ही अंततः सिक्योरिटी गारंटी देनी है। और जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें भी वो चाहते हैं कि रूस इन्वॉल्व हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कल जेलेंस्की अपनी बात रखेंगे और सारे जो 20 पॉइंट है उस 20 पॉइंट सुनने के बाद ट्रंप अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ट्रंप को ये सोचता है, और उसके बाद निश्चित तौर पर ट्रंप और पुतिन के बीच में भी बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई नतीजा निकलेगा कि क्या किस हद तक और कितनी जल्दी हो सकता है। लेकिन जो रूस की तरफ से इशारा है वो इशारा सीधे तौर पे जेलेंस्की और ट्रंप दोनों के लिए है कि हम नहीं मानने वाले हैं। हमने जो बातें कही है, पुतिन ने जो बातें अलास्का में ट्रंप को कही है, उन्हीं बातों पे समझौता। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर नतीजे की उम्मीद करना बेमानी है, बहुत ही कम उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो 4 वर्षों से चल रहे रूस और यूक्रेन के संघर्ष को लेकर एक बार फिर कल बैठक होनी है जेलेंस्की और ट्रंप की। क्या कुछ निकलता है इसमें, क्या कुछ परिणाम होता है, इस पर फिलहाल सभी की नजरें हैं। मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ, आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। साल 2025 देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बनकर सामने आया। इलाज की पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और डिजिटल स्वास्थ्य के विस्तार, हर स्तर पर देश ने ठोस और उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। आयुष्मान भारत से लेकर टीबी मुक्त भारत अभियान तक सरकार की नीतियों ने करोड़ों नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा दिया। आइए डालते हैं एक नजर 2025 की प्रमुख स्वास्थ्य उपलब्धियों पर।
साल 2025 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की। योजना के तहत देश के 12 करोड़ से अधिक परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत अब तक 42 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और 11 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती इलाज को मंजूरी दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी पहल के रूप में आयुष्मान वय वंदन कार्ड को व्यापक रूप से लागू किया गया है। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के 94 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को बिना किसी सामाजिक या आर्थिक शर्त के मुफ्त इलाज का लाभ मिला। डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2025 एक मील का पत्थर साबित हुआ। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बनकर उभरी। अब तक 43 करोड़ से अधिक मुफ्त टेली कंसल्टेशन दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण और दूर दराज इलाकों तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित हुई। इस सेवा के 57% लाभार्थी महिलाएं रही हैं। 2025 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह नई दिशा दी। अब नागरिक अपने मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को साझा कर रहे हैं। अब तक 83 करोड़ से अधिक हेल्थ अकाउंट यानी आभा अकाउंट खुल गए हैं। HIV एड्स नियंत्रण में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1.5 करोड़ से अधिक हाई रिस्क आबादी तक रोकथाम सेवाएं पहुंची। देश में 19 लाख से ज्यादा लोग मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल इलाज से जुड़े और भारत 95 लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2025 ऐतिहासिक रहा। भारत की मातृ मृत्यु दर घटकर 88 प्रति लाख जीवित जन्म रह गई है। साल 2025 में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 98% से भी अधिक रहा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर घटकर 29 प्रति हजार हो गई। स्टॉप डायरिया अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचाया गया। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण में भी बड़ी सफलता मिली। मलेरिया के मामलों में 78% और मौतों में 77% की कमी दर्ज की गई। देश के 160 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जांच, इलाज और पोषण सहायता को और सशक्त किया गया। AI और मेडिकल शिक्षा में निवेश में भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव मजबूत की। एम्स दिल्ली, चंडीगढ़। सीधे रुक करते हैं भाजपा की प्रेस वार्ता का। सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं संबोधित। सर्वविदित तथ्य यह है कि श्री राहुल गांधी जी यदा कदा विदेश यात्रा करते हैं और वहां पर वो सदैव भारत के प्रति व्यथित भी पाए जाते हैं। परंतु आज उनके पैतृक सलाहकार श्री सैम पित्रोदा, क्योंकि वो उनके स्वर्गीय पिताजी के भी सलाहकार रहे थे, और उनके वैचारिक मानस के निर्माता यानी हु इज हिज ट्रेडिशनल फैमिली एडवाइजर एंड आर्किटेक्ट ऑफ हिज माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, मिस्टर सैम पित्रोदा, in his interview yesterday, has inadvertently exposed the real face of कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। इसी यात्रा के दौरान आपको पहले से यह बात पता है कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट कॉर्नेलिया वुल से वो मिले थे और स्पष्ट रूप से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। अब सैम पित्रोदा जी से जब यह पूछा जाता है कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या संबंध है कांग्रेस से, तो वो स्वयं रहस्योद्घाटन करते हैं कि राहुल गांधी जी उसके प्रेसिडियम हैं और सैम पित्रोदा उसके मेंबर, यानी राहुल गांधी जी उसके अध्यक्षीय समकक्ष हैं और सैम पित्रोदा उसके सदस्य हैं। और मजे की बात वो कहते हैं कि 110 कंट्रीज का
डेमोक्रेसी का ये अलायंस है। मैं सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई साहब 110 कंट्री दुनिया में हैं कौन से जिनमें स्थायी लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं। 190 देश कुल हैं, जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं। स्थायी लोकतंत्र किसी में नहीं, 57 या माइनस। इसके अलावा कम से कम 30-40 देश राजतंत्र हैं ऑफिशियली, उनको माइनस कर दीजिए तो संख्या 100 के नीचे आ जाती है। बाकी डिक्टेटर रिजीम है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़कर ईस्ट में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और भारत के अलावा कोई स्थायी लोकतंत्र नहीं है। तो पहले यह दिखाई पड़ता है कि लोकतंत्र के आवरण में यह कौन से देशों का समूह है जो लोकतंत्र के नाम के ऊपर, वास्तविक लोकतंत्र के आधार भारत के ऊपर आघात करता हुआ दिखाई पड़ता है। नाउ I want a clear answer from the Congress party. Which are these 110 countries which you yourself says that there is a democratic alliance of 110 democratic countries? Because there are around 57 Muslim countries in which there is no vibrant, consistent democracy. They are either theocratic states or very weak, fragile democracies. Around 30-40 states still which are monarchies. There are significant number of countries which are dictatorial regime. So which are these countries which in the disguise of democratic countries try to damage the cradle of democracy in the world, that is India? Because there are only 33-34% population which is under democracy in the world, out of which 17% are we. Other than the Western world, in East only India, New Zealand, Australia and Japan are the consistent, strong, vibrant democracies. So when it was asked, it has been exposed that Congress is officially there having position in that global alliance which tried to malign and mar the reputation and democracy in India. उसके बाद उनसे सवाल पूछा जाता है कि जॉर्ज सोरस के साथ जुड़े लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं तो क्या कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में उन्होंने कहा वी डोंट केयर। तो मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं वी डोंट केयर, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं whom do you care? फिर मैं कह रहा हूं, आपने कहा मुझे किसकी परवाह नहीं, तो आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आपको किसकी परवाह है, जो बाध्य करता है कि आप संसद के सत्र के दौरान जाते हैं, वहां पर किसकी परवाह है, किसका दबाव है और किसके हुक्म का पालन करने के लिए आप विदेश जाते हैं, चलते संसद सत्र के दौरान और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मंच साझा करते हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अब सैम पित्रोदा के ये कहने के बाद, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, क्या आप भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के सदस्य बन गए हैं? We want to ask the Congress party, have you become the member of the nefarious nexus of anti-India global forces, as it has been accepted by Mr. Sam Pitroda, giving a proper and categorical reference to Rahul Gandhi? और अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत विरोधी इस वैश्विक दुरभिसंधि के राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में स्थायी प्रवक्ता हो गए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि होते हैं, वैसे राहुल गांधी जी भारत विरोधी वैश्विक शक्तियों के गठजोड़ के भारत की राजनीति में स्थायी प्रतिनिधि हो गए हैं। It seems if Congress doesn't reply categorically, then it can be inferred that Rahul Gandhi has become the permanent representative of anti-India global nefarious nexus to malign and mar the democratic process of India. अब इससे पहले भी याद करिए, एक संगठन FDLAP, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लिबर्टीज एशिया पैसिफिक की को चेयरमैन सोनिया गांधी जी पाई गई थी। वो को चेयरमैन अभी भी हैं और ये भी जॉर्ज सोरस से फंडेड था, जिसका जवाब आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया हुआ है। और
अभी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले, आपको ध्यान हो, बहुत आपत्ति किए थे कि रशियन प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात सिर्फ भारत सरकार मेजबानी नहीं तय करता, मेहमान भी तय करता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप अभी जर्मनी गए थे, तो आपने फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग नामक जिस संस्थान में जाकर भारत विरोधी बयान दिया, FBS, फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग, दिस इज बैंड इन रशिया सिंस 2025. The Department of Ministry of Justice in April 2025 of Russia has stopped all the activities of this organization in Germany. अब आप बताइए, आप किसी देश के द्वारा अनलॉफुल और देश विरोधी घोषित किए गए संगठन के फोरम पे जाकर भाषण देंगे, फिर कहेंगे कि वो देश आपको मिलना नहीं चाहता आपसे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है। और इससे पहले भी आप लोगों को यदि विस्मृत हो गया हो तो मैं दोबारा स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 23 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में जॉर्ज सोरस ने बाकायदा कहा था कि दुनिया में सिविल सोसाइटी को दोबारा स्थापित करने के लिए और नेशनलिस्ट फोर्सेस को समाप्त करने के लिए $1 बिलियन उन्होंने रखा है। और भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने सिंगल आउट करके कहा था। यानी अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ऑन 23rd January 2020 जॉर्ज सोरोस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवोस has categorically placed $1 billion to establish the battle for erosion of civil society and fights nationalist. Again, I am emphasizing, fight nationalist. It means those who are fighting are definitely not nationalist. And then he said that during the speech, he singled out the India, calling the rise of nationalism under Modi government as the biggest and frightening setback. यानी भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का उदय उनके लिए बहुत गंभीर धक्के के समान है। अब इससे एक बात और स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्ता प्राप्ति की समस्त संभावनाएं समाप्त होती नजर आ रही हैं। इसलिए सिर्फ वो भारत विरोधी विदेशी शक्तियों के आधार पर सत्ता पाने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि उनको चुनाव में वांछित सफलता नहीं मिलती, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने कितनी बार कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन देखे हैं विगत 11 वर्षों में? राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करने की यात्राएं देखी हैं? हमारी पार्टी में बूथ लेवल वर्कर्स के सम्मेलन जिलों जिलों में होते हैं। कांग्रेस के कितने सम्मेलन आपने देखे? मंडल अध्यक्ष स्तर के कितने सम्मेलन देखे? जिला अध्यक्ष, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के कितने प्रशिक्षण वर्ग देखे? सांसदों का अभी प्रशिक्षण वर्ग 2 महीना पहले हुआ था। आप सबने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो देखी होगी, वो पीछे की रो में बैठे हुए थे और युवा सांसदों को आगे करके उनके भाषण दिए गए, फिर ग्रुप से बात। ऐसा कोई कार्यक्रम देखा कांग्रेस के द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा सप्ताह मनाया, भाजपा कार्यकर्ताओं को आपने सेवा करते देखा। कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यक्रम देखा? सांसद खेलकूद स्पर्धा भाजपा के और एनडीए के सारे सांसद कर रहे हैं, अब तक 1 करोड़ युवा उसमें सहभागिता कर सकें। धरातल पे कांग्रेस के सांसदों को ऐसा कोई काम करते देखा? यानी वो एक ऐसा बल्लेबाज हो गया जो नेट प्रैक्टिस करता नहीं है और मैच में आउट होने पे अंपायर को दोष देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, नेट प्रैक्टिस नहीं करते हो तो अलग है, आपस में लड़ते खूब है। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है, हम विपक्ष में थे तो हमने मॉडल दिया था। गुजरात का मॉडल था, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मॉडल दिया था। जब यूपी में हमारी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार आई 90 के दशक में, वहां हमने एक मॉडल दिया था। मगर कांग्रेस ने क्या मॉडल दिया? आपकी सरकार है, दिखाइए। कर्नाटक में आपको प्रस्तुत करना चाहिए, एक गवर्नेंस का मॉडल है। हिमाचल में गवर्नेंस का मॉडल दिखाइए, तेलंगाना में गवर्नेंस का मॉडल दिखाइए। तो वहां मॉडल क्या रहता है? जहां सत्ता में आते हैं आपस में लड़ते हैं। राजस्थान में गहलोत जी और पायलट जी लड़ते रहे जब तक सत्ता रही। छत्तीसगढ़ में के.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल लड़ते रहे जब तक सत्ता रही। अब कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया लड़ रहे हैं।
यानी ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेट प्रैक्टिस करते नहीं और दोनों बैट्समैन एक दूसरे से लड़ते हैं और रन आउट होने पे एम्पायर को दोष देते हैं और फिर स्टेडियम के बाहर किसी से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मैनेज करके हारे हुए मैच को जीता साबित कर दिया जाए। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत गंभीर और खतरनाक सवाल पैदा करता है। इसलिए हम आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने जो ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में राहुल गांधी जी के प्रेसिडियम होने और सैम पित्रोदा के सदस्य होने का रहस्योद्घाटन किया है, इस संगठन की भारत विरोधी शक्तियों के साथ जो संधि है उसमें कांग्रेस का क्या रोल है। और इसीलिए मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने भारत की प्रतिद्वंदी देशों की बहुत बार तारीफ की है। उन्होंने कहा चाइना जो है वो बेरोजगारी से निकल आया है। चाइना में बेरोजगारी का डाटा अगर इस समय देखें 17% है, भारत में 5% है। चाइना ने पिछले महीने रियल एस्टेट सेक्टर का डाटा देना बंद कर दिया है, सेल्स का। मगर आज तक उन्होंने भारत के समर्थन में एक भी बयान नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप विदेश जाते हैं, यूएस कांग्रेस में इंडिया कॉकस भी है, यानी भारत के समर्थक सांसदों का समूह। कितनी बार आप उनसे मिले, कितने चेयरमैन से मिले हैं आप उनके? भारत के समर्थक थिंक टैंक्स जो हैं, मैं थिंक टैंक्स का नाम लेके उनको कैटेगराइज नहीं करना चाहता, मैं खुद गया हूं ऐसे 3 थिंक टैंक्स में 2-3 बार। भारत के समर्थक माने जाने वाले थिंक टैंक्स में राहुल गांधी ने कितनी बार शिरकत की है? भारत समर्थक सांसदों से, भारत समर्थक उद्योगपतियों से, भारत समर्थक विचारकों से कितनी बार मुलाकात की है? हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के साथ ही मुलाकात करते हैं। इससे यह समझ में आता है कि इनके मन की जो भावना है वो इस समय कांग्रेस पराजय से कुंठाग्रस्त है, तो वो कुंठाग्रस्त भी है, घुसपैठिया परस्त भी है और वैसे लस्तपस्त है और विपक्ष से भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन पाने के लिए आश्वस्त है। तो आज मेरा कांग्रेस से मानना है कि वो इस विषय पर अपने संबंध को स्पष्ट करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिए देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वह बात बहुत गंभीरता से देख रही है। जिसे कहते हैं जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। जनता हर चीज को देख रही है, बहुत गंभीरता से देख रही है और एक एक राज अब पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। अब देश के सामने कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। दो ही ताकतों के बीच में देश में मुकाबला है, एक जांचे परखे खरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास, अंत्योदय और राष्ट्रवाद के महामेरु की तरह खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, दूसरी तरफ लगातार पराजय का रिकॉर्ड बनाते हुए कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त पार्टियों का गठबंधन लेकर फ्रस्ट्रेशन में भारत विरोधी शक्तियों के साथ भारत के कमजोर करने का दिवा स्वप्न देख रहा इंडिया गठबंधन। धन्यवाद। तो एक बार फिर यहाँ पर भाजपा पूरी तरह से हमलावर कि जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो क्यों एक एंटी इंडिया अपना स्लैंग लेकर चलते हैं, और जो अलायंस यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें राहुल गांधी बेहद सक्रिय सदस्य हैं कि भारत की जो बदनाम करने के कोई भी वो मौका नहीं छोड़ते। और जब बात पूछी जाती है कि ऐसा क्यों, तो वहाँ से जवाब है कि हमें कोई परवाह नहीं। फिलहाल बढ़ते आगे खबरों में। मिड डे प्राइम में तो इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड ने यह टेस्ट मुकाबला महज 2 दिन के अंदर जीत लिया। इंग्लैंड को दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 6 विकेट खोकर 178 रन बनाकर हासिल किया। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 40 रन जैकब बेथेल ने बनाए। वहीं
बेन डकेट ने 34 रन की पारी खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी में 132 रन पर सिमट गई थी। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में ब्रायडन कार्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि बेन स्टोक्स ने 3 विकेट लिए। वैसे एशेज सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया पहले ही कब्जा जमा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे है। वैसे इंग्लैंड की ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि टीम ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जनवरी 2011 के बाद से पहली जीत हासिल की। तो एशेज सीरीज में यहां पर इंग्लैंड ने अपनी जीत दर्ज की। फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।